स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक विच इज़ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। तो सबसे पहले थायराइड ड्रग्स, इसकी डेफिनेशन क्या है। थायराइड ड्रग्स आर द मेडिकेशंस। मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। थायराइड ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगी कि वो T3 एंड T4 को प्रोड्यूस करें। तो वो हम ऑब्वियसली कब देंगे? इन केसेस व्हेन इट इज हाइपोथायराइडिज्म। सो थायराइड ड्रग्स आर द मेडिकेशन दैट replace or supplement the thyroid hormones in the body. They are mainly used in hypothyroidism where the thyroid gland is underactive and fail to produce sufficient T3 and T4. These drugs restore normal metabolic activity, growth, development and organ function. So basically when the thyroid gland is not able to produce the sufficient amount of T3 and T4 जिसके कारण metabolism becomes abnormal, तो उन केसेस में हम बाहर से रिप्लेसमेंट या सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंथेटिक T3s एंड T4s। तो हम वो ड्रग्स देंगे बाहर से, मतलब हम सप्लीमेंटल T3 T4 पर्सन को दे रहे हैं। तो या तो कुछ ड्रग्स ऐसे की होंगी जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी कि वो T3 T4 प्रोड्यूस करे, या कुछ ड्रग बाहर से सप्लीमेंट की तरह एक्ट करेगी कि हम खुद से T3 T4 प्रोवाइड ही करते हैं पर्सन को। So we were on the mechanism of action. So these are the name of the drugs: levothyroxine, leothyronine. When taken orally, absorbed from the gastrointestinal tracts and get entered into the blood. Carried in blood bound to थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये ब्लड में कैरी होंगी, ब्लड में ये कहाँ पर चिपकी होंगी? टू दिस ग्लोबुलिन। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होकर ये ब्लड में ट्रैवल करेगी एंड इट विल रीच टू द बॉडी टिश्यूज। वहाँ पर जाकर क्या होगा? T4 is converted to active T3 inside the cells. T3 enters न्यूक्लियस। अब T3 मतलब जब ये थायराइड ग्लैंड की तरफ पहुंचे तो वहाँ पर जाकर जो ये T4 हमने प्रोवाइड किया था, T4 अपनी एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। T3 न्यूक्लियस में एंटर होगा, बाइंड टू द थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स। Thyroid hormone receptor binds to the DNA, gene activation, increased synthesis of proteins and enzymes, metabolic effect produced. So clear? मैंने बताया था ना, कुछ तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ सप्लीमेंट की तरह एक्ट करेंगी। तो इस केस में जो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा है, ये हमने कि वो कैसे थायराइड ग्लैंड को ये कह रहा है कि तुम प्रोड्यूस करो T3 एंड T4। ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सबसे पहले पर्सन ने ओरल फॉर्म ऑफ ड्रग लिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में गया, वहाँ पर वो ड्रग एब्सॉर्ब हो गया। उसके बाद वो थायराइड जब ब्लड स्ट्रीम में वो जा रहा है तो ब्लड स्ट्रीम में वो किसके साथ बाइंड होकर जा रहा है? टू दिस थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इसके साथ वो बाइंड होकर जब टिश्यूज तक पहुंचा, थायराइड टिश्यूज तक पहुंचा, वहां पर जाकर वो अपनी जो हमने ड्रग लिया था वो अपनी एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट हो गया। जब वो कन्वर्ट हो गया अपनी एक्टिव फॉर्म में, तब वो अंदर थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर एंटर हुआ। वहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट था विच वॉज थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, जीन एक्टिवेशन हो गई, जिसके कारण अब एंजाइम्स मतलब T3 एंड T4 की सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज हाउ थायराइड ड्रग्स वर एक्टिंग। अब कुछ प्रेपरेशंस, वही जो ड्रग्स हैं, कौन से थायराइड ड्रग्स हैं, उनके एग्जांपल क्या है? 1 थायरॉक्सिन सोडियम, जो ट्रेड नेम कैसे मार्केट में आता है? विद द नेम थायरोनॉम। लिवोथायरॉक्सिन विद द ट्रेड नेम लिवोथायरॉइड, लिवोनॉक्सिल। एंड फिर लिवोथायरोनाइन, लियोट्रेक्स, थायराइड एसिकेटेड, प्रोटायरलिन एंड थायरोट्रोपिन। ये इन नाम से ड्रग्स आते हैं, थायराइड ड्रग्स आते हैं, और ये उनके डोसेज हैं एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर एज इट इज। फिर हम अब पढ़ेंगे थायराइड ड्रग्स की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उनके टॉक्सिक इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स। इंडिकेशन है कब हम बाहर से थायराइड देंगे? अगर पर्सन इज सफरिंग विद हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म या मिक्सडीमा कोमा। ये एक इमरजेंसी है जब पर्सन एक्सेसिवली हाइपोथायराइडिज्म में चले जाए, कॉम्प्लिकेशन है ये मिक्सडीमा कोमा, तो तब हम देंगे। ग्वाइटर है किसी को, या थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया, अगर थायराइड ग्लैंड ही नहीं है तो T3 T4 कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? तो हम बाहर से देंगे। तो पोस्ट थायराइडेक्टमी में रेडियो आयोडीन थेरेपी, इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव आयोडीन से हम पर्सन की जो थायराइड ग्लैंड है उसको थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिवेट कर देते हैं, या परमानेंटली इनएक्टिवेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस केस में भी कहाँ से T3 T4 आएंगे? तो बाहर से देंगे। या सप्रेसिव थेरेपी इन थायराइड कैंसर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अगर ऑलरेडी पर्सन को इतना ज़्यादा थायराइड उसके अंदर है, थायराइड हार्मोन्स है कि उसको थायरोटॉक्सिकोसिस हुई पड़ी है, या थायराइड स्टॉर्म हुआ पड़ा है। स्टॉर्म मतलब हद से ज़्यादा T3 T4 है, तो तब हम ऑलरेडी बाहर से देंगे, नहीं देंगे। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्यों? क्योंकि एक्यूट मतलब MI के केस में ये क्या करेंगे? T3 T4 वहाँ पर जो हार्ट रेट है, जो T3 T4 ये क्या करते हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पर्सन अभी अभी MI में था, उसका हार्ट रेट इंक्रीज करवाना चाहेंगे? नहीं करवाना चाहेंगे, तो हम तब T3
T3 T4 नहीं देंगे। सेम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज करता है तो हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। सेम सीवियर एंजाइना, ऑलरेडी पर्सन को हार्ट में दर्द हो रही है, हम उसका और हार्ट रेट इंक्रीज करवाएंगे नहीं। एड्रीनल इनसफिशिएंसी में इसीलिए नहीं, क्योंकि ये एड्रीनल में ऑलरेडी कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो रही है। एड्रीनल इनसफिशिएंसी का यही मतलब है ना कि जो एड्रीनल हार्मोन है कॉर्टिसोल वो ऑलरेडी डेफिशिएंट है। ऊपर से जो T3 T4 होते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिज्म इंड्यूस कराते हैं। ऑलरेडी उसकी डेफिशिएंसी है और उसका मेटाबॉलिज्म करा के बिल्कुल ही उसको खत्म नहीं कर सकते। यहाँ अगर पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी है, एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकते हैं, वही पाल्पिटेशन ज़्यादा दे दिया तो टैकीकार्डिया, अरिथमिया, एंजाइना, सेट स्वेटिंग, हीट इंटॉलरेंस, ये सारे अगर हद से ज़्यादा T3 T4 हो जाते हैं तो ये सिम्टम्स आते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट माइल्ड नर्वसनेस, हेडेक, इंसोमनिया, इंक्रीज्ड एपेटाइट एंड माइल्ड वेट लॉस. So this was all about the thyroid drugs. Now we are going to start with the anti-thyroid drugs, which are also known as thyroid inhibitors. अब ये different work करेंगे। इनको हम कब देंगे, अगर पर्सन हाइपरथायराइडिज्म में है, ठीक है। ये T3 एंड T4 की सिंथेसिस को डिक्रीज करेंगे, या डिक्रीज करेंगे उसकी सिंथेसिस को, या सिंथेसिस होने ही नहीं देंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को इनएक्टिवेट ही कर देंगे। Anti-thyroid drugs are the medication used to treat hyperthyroidism by decreasing the synthesis, release or effect of thyroid hormone. They reduce excessive thyroid activity and help restore normal thyroid function. तो देखो इनका मैकेनिज्म देखो, पहला मैकेनिज्म है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन की सिंथेसिस होने ही नहीं देनी। तो ऐसे के एंटी थायराइड ड्रग्स कौन से हैं, प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। दूसरा इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, तुम्हें पता है आयोडीन कितना इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के लिए, बिना आयोडीन के थायराइड ग्लैंड T3 T4 प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो क्या कर दिया हमने, आयोडीन की ट्रैपिंग ही नहीं होने दी। अगर थायराइड के जो सेल्स है आयोडीन पकड़ ही नहीं पाएंगे तो बिना आयोडीन के वो T3 T4 भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो दूसरा मैकेनिज्म ये फॉलो करता है इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, जिसमें आते हैं थायोसाइनेट्स एंड परक्लोरेट्स और नाइट्रेट्स। फिर आते हैं इनहिबिट हार्मोन रिलीज, पहला है हार्मोन बनने नहीं देना, तीसरा है हार्मोन बन गया बट रिलीज ही नहीं होने देना, उसमें आते हैं आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। चौथा मैकेनिज्म है थायराइड टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर दो, जिसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करते हैं। 4 मैकेनिज्म क्लियर है, दिस इज द 4 मैकेनिज्म थ्रू विच द एंटी थायराइड ड्रग्स एक्ट। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इनमें से जो चारों के चारों हैं उनमें से 3 तो लिखे हुए हैं, इसमें जो चौथा नहीं लिखा हुआ है वो ये वाला है इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग। इसका तुम्हें मैकेनिज्म क्लियर हो ही गया है, ठीक है। तो ये नहीं लिखा, बाकी तीनों मैं अभी ये बता देती हूँ। तो पहला आते हैं वही कार्बिमाजोल, मिथामाजोल जो हमने पढ़ा था, थायोनामाइड, ये पहले वाले इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस। ये कैसे इनहिबिट कर रहे हैं कि हार्मोन कैसे नहीं सिंथेसाइज होने दे रहे, इसका मैकेनिज्म समझो। इनहिबिट थायराइड पेरोक्सीडेज एक एंजाइम है, ब्लॉक्स आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। हुआ क्या, देखो जब हमने ये वाले ड्रग्स दिए, ये कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, इन्होंने क्या किया, एक एंजाइम था थायराइड पेरोक्सीडेज, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है टायरोसिन। अगर वो टायरोसिन अमीनो एसिड उसकी आयोडीनेशन होती थी तब T3 T4 प्रोड्यूस होते थे, मतलब जब ये एंजाइम होता था। बट अब इन ड्रग्स ने जो ये थायराइड पेरोक्सीडेज है इस एंजाइम को इनहिबिट ही कर दिया, जिसके कारण टायरोसिन की आयोडीनेशन ही नहीं हुई, जिसके कारण T3 T4 बने ही नहीं। सो दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग। एंड प्रोपाइल थायोरेसिल ऑल्सो इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। ये जो PTU है दिस इज प्रोपाइल थायोरेसिल, ये क्या करता है T4 को उसकी एक्टिव फॉर्म T3 में बनने नहीं देता। अगर एक्टिव फॉर्म ही नहीं है तो मतलब उसके होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हम पढ़ते हैं आयोडाइड्स। आयोडाइड्स जो हमने पढ़े हैं ये लुगोल, आयोडीन वगैरह, ये थर्ड इनहिबिट हार्मोन रिलीज। ये क्लियर हो गया, हार्मोन रिलीज को कैसे इनहिबिट करते हैं, कि बन गया बट उसको निकलने नहीं देना ग्लैंड से। इसका समझो हाई डोज, ये हम आयोडाइड्स जो दे रहे हैं, हमने पढ़ा था ना सोडियम पोटेशियम आयोडाइड, वक्री वक्री आयोडीन की फॉर्म हम दे रहे हैं। वैसे तो तुम्हें पता है कि आयोडीन कितना इंपॉर्टेंट है T3 एंड T4 की प्रोडक्शन में, बट हम जब इतना डोज का आयोडीन दे देते हैं ना, उससे क्या होता है, एक इफेक्ट आता है जिसका नाम है वॉल्फ-चाइकॉफ इफेक्ट। इससे क्या होता है, इस इफेक्ट में इतना आयोडीन दे दिया जिसके कारण जो ग्लैंड है उसने बिल्कुल ही आयोडीन एक्सेप्ट ही नहीं किया एंड T3 T4 बने ही नहीं। इसको कहते हैं वॉल्फ-चाइकॉफ इफेक्ट। नॉर्मली विद आयोडीन T3 T4 शुड बी प्रोड्यूस्ड, बट विद दिस मच अमाउंट ऑफ आयोडीन दिस इफेक्ट अकर्स एंड आयोडीन का कोई यूज ही नहीं होता, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होते। लास्ट वाला रेडियो एक्टिव आयोडीन तुम्हें पता है डिस्ट्रॉय ही कर देता है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को। So I hope all the mechanism is clear to you. Now we will discuss the anti-thyroid drugs की indications, contraindication, side and adverse effect. तो indications क्या है, अगर किसी को hyperthyroidism है या complication है which is Graves disease, हद से ज़्यादा ही थायराइड है, थायराइड स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं,
प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन ऑफ थायराइड सर्जरी। क्यों? क्योंकि जब पर्सन की सर्जरी होनी होती है, प्री ऑपरेटिवली पर्सन ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, तो उस केसेस में बहुत ज़्यादा उसके अंदर वैसे ही T3 T4 की सिक्रीशन हो रही होती है, क्योंकि पर्सन स्ट्रेस में है, तो हम पहले ही उसको ये एंटी थायराइड दे देते हैं ताकि ज़्यादा T3 T4 प्रोड्यूस ना हो, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा ना बढ़े। सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपरथायराइड सिम्टम्स, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लिवर डिसीज, रीनल फेलियर, हाइपरसेंसिटिविटी। साइड इफेक्ट GI अपसेट, रैश, इचिंग, मेटालिक टेस्ट आ सकता है, सलाइवेशन इंक्रीज हो सकती है, एंड इवन बीटा ब्लॉकर्स अगर हम दे रहे हैं एज एन एंटी थायराइड ड्रग तो उससे सीवियर हाइपोटेंशन भी हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट में ग्रेनुलोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाती है। हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, या ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो सकती है एंटी थायराइड ड्रग्स देके, जिसको हम कहते हैं वेस्क्यूलाइटिस। इसके एलर्जिक रिएक्शंस को हम टर्म देते हैं आयोडिज्म, वो हो सकता है, या परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म। फॉर एग्जांपल हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दिया तो परमानेंटली अब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया हमने फॉलिकुलर सेल्स को कि T3 T4 प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, मतलब परमानेंटली हाइपोथायराइडिज्म में चला गया। या